गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। सो अभी आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, इसमें हम 10 सिद्धांत को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझे भी। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ी स्पीड में समझाऊंगी। अगर आपने पहले पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो भी ठीक है, मतलब इतना भी बेकार नहीं समझाऊंगी कि आपको मतलब क्वेश्चन नहीं इसके बने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है, तो भैया जी जीन पियाजे ने। ठीक है, इनका नाम क्या था, जीन पियाजे। इन्होंने प्रयोग किया था बच्चों के संज्ञानात्मक मतलब बौद्धिक विकास में। संज्ञानात्मक का मतलब होता है संज्ञान, मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का संज्ञान होना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना। तो इन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक मतलब बच्चों का बौद्धिक विकास कैसे होता है हम बोल सकते हैं, उस पर इन्होंने किया था। ठीक है, 4 चरण बताए थे उन्होंने। पहली अवस्था आप लोग देख पा रहे हो कि पहली अवस्था कौन सी हमारी यहाँ पे, संवेदी गति अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है, इंद्रियों और गतिविधियों के माध्यम से सीखता है अपनी सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू। इसमें संवेदी गति एज द नेम सजेस्ट, संवेदनाओं के थ्रू ये लर्निंग करता है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष की होती है और इसमें मैंने आपको 10 बार बोला है कि यह पॉइंट लिख लो, प्रतीकात्मक सोच का विकास। 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि प्रतीकात्मक सोच का विकास जीन पियाजे की किस अवस्था में है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। इसमें मैंने आपको बताऊँ मतलब वही की वही लिख के रखे हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब जिस नाम से जो उसकी मेन टर्म होती है उनको ही लिख के रखा है। ठीक है, थर्ड आता है हमारा ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 7 से 11 वर्ष की। इसमें तार्किक सोच का विकास होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है हमारी 11+ की। ठीक है, अमूर्त सोच का विकास। अमूर्त सोच मतलब अपन सोच सकते हैं, मान लो x की वैल्यू ये है। ठीक है, तो अब बच्चा सोच सकता है कि मान लो ऐसा है, मान लो ये है। उसने उस चीज़ को देखा नहीं फिर भी वो उस चीज़ को मान सकता है, मतलब वो मूर्त रूप में नहीं है, वो अमूर्त सोच है उसकी, है ना। तो अमूर्त सोच और तर्कशीलता का विकास होता है। इसके साथ ही स्कीमा अगर आता है, क्या आता है बेटा, स्कीमा आता है, मतलब संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और मतलब जीन पियाजे, तो उसको थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना, स्कीमा। ठीक है, इनका ये कहना है कि ये जैसे बच्चा इतना बड़ा हुआ, 1 से 2 वर्ष का हुआ, तो उसकी स्कीमा में इंद्रियों की गतिविधियाँ शामिल होगी। उसके बाद 2 से 7 वर्ष का हुआ तो प्रतीकात्मक सोच का विकास हो गया। तो ये जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है इसको बोला इन्होंने स्कीमा। ठीक है, और इसी स्कीमा में जितनी चीज़ें इकट्ठी होंगी, इस थ्रू आउट जितनी चीज़ें इकट्ठी होगी उसी के अनुसार वो क्या करेगा, बच्चा सीखेगा, उसके अनुसार व्यवहार करेगा, उसी के अनुसार उसका विकास होगा। ठीक है, अनुकूलन, आसक्ति और एकोमोडेशन। अनुकूलन मतलब कभी कभी क्या होता है, मतलब अपन नहीं बोलते हैं क्या बोल सकते हैं कि जैसे अभी कभी कभी अपन बच्चों को ऐसा बोल देते हैं कि हाँ उसकी तो मतलब इतनी बड़ी मिठाई दूंगी कि आसमान से बड़ी मिठाई दे दूंगी अपन। तो बच्चा सोच लेता है कि हाँ आसमान से बड़ा, मतलब बिल्कुल छोटे बच्चे की बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके जब उसको बड़ा होता है तब पता चलता है कि इस आसमान से बड़ी मिठाई नहीं होती है। ठीक है, तो उसका एडप्टेशन करता है वो। ठीक है, उसमें परिवर्तन करता है, उसका मतलब अलग से परिवर्तन करके जो उसका नॉलेज था उसमें फिर परिवर्तन होता है कि जो भैया ये सत्य है। ठीक है, और फिर उसका एकोमोडेशन मतलब उस सत्य को फिर वो खुद में आत्मसात कर लेता है स्कीमा में। तो स्कीमा में ये 3 प्रोसेस चला करती हैं। ठीक है, एडेप्टेशन, एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने दिया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की का नाम है। ठीक है, इन्होंने बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर जोर दिया है। ठीक है, इसी के मानसिक विकास पर समाज और संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इन्होंने मेनली यह बोला है कि बच्चा जिस समाज में रह रहा है, जिस संस्कृति में रह रहा है, जिस परिवेश में रह रहा है, उसका इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है, उस हिसाब से वो सीखता है। ठीक है, इन्होंने टर्म ली थी ZPD का, दैट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने बताया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है ना, वह क्षेत्र जिसमें बच्चा सही मार्गदर्शन से बेहतर सीख सकता है। ठीक, बच्चे को आता था इतना, ठीक है, बच्चे को आता था इतना, फिर हमने बच्चे को हिंट दिया इतना, तो फिर बच्चे ने कर पाया कितना, इतना। बच्चे ने कितना कर पाया, इतना कर पाया, मतलब उसकी लिमिट कहाँ थी, यहाँ तक थी, पर उसने करा कितना, यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो होती है, ये जो आपको जोन दिख रहा है, जो ग्रीन कलर का जोन दिख रहा है, ये वाला, ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चे को अगर सही मार्गदर्शन मिल गया तो उसकी एबिलिटी इतनी है कि वो इतना कर सकता है, उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो यहाँ तक कर सकता है ना। ठीक है, स्कैफोल्डिंग,
स्कैफोल्डिंग ये जो हम इसकी हेल्प कर रहे हैं ना, जहाँ जिससे हम बच्चे का हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, शिक्षक माता पिता बच्चे की सीखने में सहायता करते हैं उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, भाषा और संवाद संज्ञानात्मक विकास से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे अगर भाषा की बात भी आती है तो भाषा में भी किसने ज़्यादा जोर दिया है, वाइगोत्स्की ने भाषा में भी ज़्यादा जोर दिया है। ब्रूनर का खोजी अधिगम सिद्धांत, ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, इसको दी है जेरोम ब्रूनर ने। इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास की बात करी है। ठीक है, इनका कहना था कि बच्चे स्वयं अन्वेषण करके सीखते हैं। सीखने की अवस्थाएं क्रियात्मक, 0 से 2 वर्ष का बच्चा क्रिया कर करके सीखता है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो ऐसा होता है। ठीक है, उसका प्रतिनिधात्मक अवस्था, इसमें अवस्था में चित्रों और छवियों के माध्यम से, मतलब जो चीज़ों को वो देखते हैं, देख सकते हैं, मूर्त अवस्थाओं को, मतलब उनके माध्यम से वो सीखता है। और प्रतीकात्मक, इसमें 7+ भाषा और प्रतीकों के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को अगर हम बता दें कि वो ऐसा होता है तो उस हिसाब से उस बच्चा अपने दिमाग में उसकी इमेज बना के सीखता है। ब्रूनर का खोजी सिद्धांत का भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए मैं इसको खूब ज़्यादा भी आपको नहीं समझा रही हूँ। ठीक है, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, एरिक्सन भैया जी थे, इन्होंने प्रयोग किया था सामाजिक और भावनात्मक विकास पे। इनका ये था भैया कि हर एज का एक अपना अलग स्वेग होता है। ठीक है, हर एज में बच्चा अलग अलग चीज़ों से संघर्ष करता है। जैसे अभी एज में बच्चा छोटा है तो बच्चा संघर्ष कर रहा है कि मैं टीवी देखूं कि पढ़ाई करूं, है ना। अभी बच्चा क्या, अपन भी यही संघर्ष कर रहे हैं, है ना, कि हम टीवी देखें कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सभी का अलग अलग होता है। तो देखिए इनके 8 चरण इन्होंने बताए थे, हमेशा मैं 8 चरण बताती थी, आज नाम भी देख लो। विश्वास बनाम अविश्वास, 0 से 1 वर्ष का बच्चा। 0 से 1 वर्ष का बच्चा भैया हर किसी के पास गोदी में उठ के नहीं चले जाता है। 1 वर्ष की बता रही हूँ मैं, अभी इसको समझनी है। उसको सिक्योरिटी कहाँ मिलेगी, है ना, जिसके पास वो रहा है, ये अपने को नहीं मारेगा। ठीक है, बाकी उसे वो डरता है। तो विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, 1 से 3 स्वायत्तता बनाम संकोच। तो बच्चे में या तो स्वायत्तता मतलब वो चीज़ों को बोलना बताना सीखता है, या तो फिर उसमें संकोच रहता है। ठीक है, 3 से 6 वर्ष का बच्चा किसी भी चीज़ को पहल करना। ठीक है, या तो वो उस चीज़ को पहल, जो सामाजिक जो चीज़ें होती है उसको सीखता है, या तो फिर वो अपराध भाव आता है उसके अंदर, उस चीज़ को अपोज करता है। ठीक है, उद्योग बनाम हीनता, 6 से 12 वर्ष के उसमें, मतलब ये क्या, हर अवस्था में अलग अलग आपके बीच में क्या संघर्ष होते हैं। ठीक है, या तो आप ये कर दो या तो आप ये करते हो। ठीक है, उसके बाद है पहचान बनाम भ्रम की। जैसे अगर बात करें 12 से 18 वर्ष के बच्चे की बात करें, तो 12 से 18 वर्ष के सही में वर्ष में क्या होता है, इतने सालों में बच्चा अपनी कुछ पहचान बना पाया है क्या। मतलब इसमें मेनली जो 18 वर्ष के पहले के बच्चे होते हैं, 12 से 18, वो सोचते हैं कि मेरी पहचान हो, वो समाज में ढूंढते हैं कि मुझे पहचाने लोग। ठीक है, या तो उसका ऐसा रहता है, या तो फिर वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या है, ठीक है। ठीक है, उसके युवावस्था में हम बात करते तो उसको निकटता पसंद है, उसको संबंध बनाना पसंद है, या फिर उसको अकेला रहना पसंद है। ठीक है, मध्यम आयु की बात करें, ये जॉब की अवस्था होती है जो हमारी चल रही है अभी। ठीक है, तो अभी हम या तो हम सृजनशील रहेंगे, हमारी पढ़ाई लिखाई हो गई है, या तो अपन अपने भविष्य को संवारने में लगे रहेंगे तत्पर, या तो हमारे में ठहराव आ जाएगा, हम सोच देंगे यही हमारा जीवन है ना, और हम अपने जीवन को कोरा कागज समझ के किसी और के हाथों में सौंप देंगे, ये ले लिख, है ना। और फिर लास्ट हमारा होता है समग्रता बनाम निराशा। आपने अपने जीवन भर में आपको क्या हासिल हुआ, आप क्या है, ये सब चीज़ें देख के बुजुर्गावस्था में हमको पता चलता है कि हमारा जीवन में कुछ सार्थक था, या फिर हमारे जीवन में केवल निराशा ही हाथ लगी है, हम कुछ नहीं कर पाए जीवन भर। ठीक है, तो हर एज में सही चीज़ें होना आवश्यक है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत दिया था, इन्होंने प्रयोग किया था बिल्लियों पे। ठीक है, इनका क्या था, सीखना प्रयत्न त्रुटि, मतलब आपको कोई चीज़ सीखना है तो प्रयत्न करो, गलत हो जाए प्रयत्न करो, गलत हो जाए प्रयत्न करो, अरे कब तक गलत होगा, है ना, ये इनका कहना। तो प्रयत्न और त्रुटि के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। बिल्ली पर किया था इन्होंने, बिल्ली पंजे मारती है ना। ठीक है, उसके बाद इनका 3 प्रमुख नियम, अगर थॉर्नडाइक की अगर बात करें, प्रयत्न त्रुटि के साथ साथ प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। ठीक है, प्रभाव मतलब उस चीज़ का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कितनी ज़रूरी है वो आपके लिए, आप उसको कितनी प्रायोरिटी देते हो। दूसरा, आप उसको पाने के लिए कब तक अभ्यास करते हो। तीसरा, आप उसके लिए कब तक तत्पर रहोगे, आलसी नहीं बनोगे, हमेशा तत्पर, आया उठा। ठीक है, कब तक आप तत्पर रहोगे उसको पाने के लिए। तो ये नियम बताए थे। ठीक है, किसने, थॉर्नडाइक ने। स्किनर का अगर बात करें हम, तो स्किनर महाशय ने बताया था ऑपरेटेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत।
ठीक है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जिसको हम बोल सकते हैं, इन्होंने चूहे और कबूतरों पे किया था। मुख्य बिंदु उनकी बात करें तो सीखने में प्रबलन दैट इज द रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इन द सेंस आपने किसी बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया, आप उसके लिए तालियां बजा रहे हो, आप शाबाशी दे रहे हो, आप उसके आंसर को बोर्ड पे लिख रहे हो, दैट इज द पुनर्बलन, बच्चा और करना चाहेगा। ठीक है, बच्चे ने गलत आंसर दिया, आपने उसको आंखें दिखाई, आपने उसको कूट दिया, आपने उसको क्लास के बाहर निकाल दिया, है ना, तो ये अब वो काम ऐसा नहीं करेगा। तो दो प्रकार के पुनर्बलन होते हैं। तो ये एक था बच्चे के विकास में, बच्चे के अधिगम में ये बहुत ज़रूरी है, उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है, सीखने में। कॉलबर्ग की बात करें तो कॉलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने प्रयोग किया था नैतिक दुविधाओं पे। नैतिक विकास के 3 चरण होते हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उच्च परंपरागत। ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर में हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आप सीख रहे होते हैं, ठीक है, कि क्या सामाजिक नियम कानून क्या है भैया जी, है ना। परंपरागत में हम बात कर सकते हैं कि आप यहाँ पे नैतिक नियमों का पालन करना सीखते हो। फिर उच्च परंपरागत में यहाँ पे आपके कुछ खुद के व्यक्तिगत जो नियम हो जाते हैं कि मतलब अपन नहीं, मतलब कोई होशियारी में ऐसा बोलता है कि भैया ऐसा है अपना, तो कोई इंसान नज़र से उतर गया मतलब उतर गया, अपना तो यही नियम है, तो वो खुद का एक उच्च परंपरागत नियम बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मास्लो का आवश्यकता सोपान का पदक्रम। देखिए मैं यहाँ पे आपको जैसे नॉर्मल वीडियोस में एक सिद्धांत के लिए 1-1 घंटे आप देते हो, आई नो एक सिद्धांत के लिए 1-1 घंटा देते हैं, तो आप चाहे तो 1 घंटे की वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं, बट 7 मार्च को एग्ज़ाम है, मैं यहाँ पे आपके लिए 1 घंटे का वीडियो नहीं बना सकती हूँ। याद करने के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको मैंने वीडियो में बता दिया 10 सिद्धांत पढ़ रहे हो, 10 सिद्धांत अगर आप 10 मिनट में पढ़ रहे हो तो 10-15 मिनट में पढ़ रहे हो, तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि मैं नोट्स के फॉर्मेट में ही पढ़ाऊँगी, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। आप चाहे तो 1 घंटे का वीडियो भी देख सकते हो अगर एक आपको पढ़ना है तो, ठीक है। ये हमारे केवल नोट्स हैं। मास्लो का आवश्यकता सोपान है, तो अपने याद किया था मेड से ले लो, आवश्यकता है तो मास्लो, ठीक है। तो मास्लो ने आवश्यकता सोपान सिद्धांत दिया था, अब्राहम मास्लो इनका नाम था, मानव आवश्यकताओं पर इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, इनका पहला बना था कि पहले कोई भी इंसान जो होता है वो स्वप्राप्ति की आवश्यकता है, उसको खाना पीना भोजन जो है वो चाहिए पहले। ठीक है, उसके सब बाद ये मैंने गलत लिख दिया है, अच्छा उल्टा लिख दिया है, गलत नहीं लिखा है। ठीक है, पहले उसको क्या चाहिए, शारीरिक आवश्यकताएं चाहिए, उसके बाद उसको सुरक्षा चाहिए, घर वर कुछ रहने के लिए। ठीक है, उसके बाद उसकी कुछ सामाजिक आवश्यकताएं होंगी, उसको मतलब किसके साथ रहना है, संबंध वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये 3 होती है वो निम्न आवश्यकताएं होती हैं। उसके बाद जो आवश्यकताएं होती है आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, मतलब हम समाज में हमारा स्थान बनाना चाहते हैं, और स्वप्राप्ति की, अब मतलब हम खुद से संतुष्ट हैं, हम दूसरों के लिए नहीं, हम खुद से संतुष्ट हो जाते हैं, दैट इज़ दी स्वप्राप्ति की आवश्यकताएं, है ना। हमको स्वयं की अनुभूति और स्वयं की संतुष्टि हो गई, तो ये उच्च स्तर की आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, तो इस आवश्यकताएं यूँ चलेगी, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। इनको शारीरिक आवश्यकता नीचे लिखते हैं, ठीक है, तो ऐसा आएगा। जॉन लॉक का टेबुलर रसा सिद्धांत, ये शायद आपने पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है, पर ध्यान रख लो, इसको बहुत ज़्यादा वो करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जॉन लॉक ने दिया था बच्चे के सीखने के व्यवहार पर, मुख्य इनका था टेबुला रसा नाम आता है, तो ध्यान रखना जॉन लॉक का नाम आएगा। इसका अर्थ होता है कोरी स्लेट। ठीक है, टेबुलर रसा का अर्थ क्या होता है, कोरी स्लेट, मतलब उनका एक कहना है कि बच्चा जन्म से क्या होता है, कोरा होता है, उसके अनुभव उसको सीखने में मदद करते हैं। सीखना बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है, वैसे सीखना तो बाहरी वातावरण के साथ साथ वंशानुक्रम से भी प्रभावित होता है। ठीक है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ये हमारे लास्ट हैं। तो गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई थी। ठीक है, इनका ये कहना था कि प्रत्येक बच्चा जब होता है तो उसमें 8 प्रकार की कटोरियाँ हैं, कटोरी नहीं बोलता, बुद्धिज बोला था इन्होंने तो। ठीक है, और उन्होंने बोला था कि अपन पर डिपेंड करता है कि अपन उसकी किस कटोरी को विकसित करेंगे। आप उसकी भाषाई बुद्धि को बढ़ाओगे, गणितीय बुद्धि को बढ़ाओगे, शारीरिक गतिज को बढ़ाओगे, मतलब खेल में अच्छा निकलेगा, संगीत में अच्छा निकलेगा, ठीक है, किसी विषय में या प्राकृतिक बुद्धि में, किस में। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, प्रत्येक बच्चे में ये 8 स्किल्स होती हैं। 5 वर्ष से पूर्व की अवस्था में ये जितनी स्किल्स आप उसमें डेवलप कर पाओ, आप डेवलप करना चाहिए। ठीक है, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, दृश्य स्थानिक बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, शारीरिक गतिज, अंतर्व्यक्तिक, अंतःव्यक्तिक, प्राकृतिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अंतर्व्यक्तिक और अंतःव्यक्तिक क्या होता है, अंतःव्यक्तिक होता है स्वयं में, अंतःव्यक्तिक आप खुद के बारे में क्या जानते हो, खुद क्या करना चाहते हो, खुद किस लिए हो, है ना, तुम खुद को कितना जानते हो। अंतर्व्यक्तिक मतलब एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से, अंतर्व्यक्तिक 2 व्यक्तियों के मध्य के बीच के जो संबंध होते हैं वो होते हैं अंतर्व्यक्तिक। ठीक है,
बाकी तो सब समझ में आ रहा है। ठीक है, परीक्षा उपयोगी तथ्य की बात कर लो नॉर्मल सी। तो पियाजे वाइगोट्स्की ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात करी है। स्किनर थॉर्नडाइक ने व्यवहार से जुड़े बताए हैं। कोहलबर्ग और एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास बताया है। ठीक है, उसके बाद मास्लो गार्डनर ने व्यक्तिगत सिद्धांत बताया है। ठीक है, अच्छा, बाल विकास से संबंधित कुछ बुनियादी अवधारणाएं हैं, है ना। तो इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जो बाल विकास से संबंधित सभी ने अलग अलग अवधारणाएं, मतलब बाल विकास को पहले दर्शन माना जाता था। ठीक है, दर्शन के बाद उसको मन का विज्ञान बोल दिया, मन के बाद उसको दिमाग का विज्ञान बोल दिया, मस्तिष्क का विज्ञान बोल दिया। ठीक है, और उसके बाद अब उसको फिलहाल व्यवहार का विज्ञान हम लोग बोलते हैं। तो ये ऐसी स्ट्रेटजी में इस प्रकार की अवधारणा का विकास हुआ था। ठीक है, प्राचीन दर्शन से मन, फिर मन से दिमाग, फिर दिमाग से व्यवहार के अंतर्गत व्यवहार में हम लोग आए थे। ठीक है, तो प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में बाल विकास की अवधारणा दर्शन शास्त्र से जुड़ी हुई थी। प्लेटो अरस्तु का नाम आता है इसमें। प्लेटो ने बल था जन्मजात ज्ञान का सिद्धांत, जबकि अरस्तु ने अनुभव आधारित पर सीखने पर बल दिया था। इसमें मैं आपको बिल्कुल नहीं समझा रही हूँ, है ना, ये केवल कुछ पॉइंट्स हैं, यू हैव टू नोट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन वैसा अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है, इसलिए मैं इतना नहीं बता रही हूँ। ठीक है, 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक ने टेबुला रासा भी बताया, कोरी स्लेट, है ना, जीन जैक रूसो, इन्होंने स्वाभाविक विकास नेचुरल डेवलपमेंट की बात करी है। फिर ये प्राचीन काल था, 17वीं शताब्दी थी। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में पहचान मिली थी। ठीक है, जो विलियम वुंट थे उन्होंने पहला मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करी। ये ध्यान रखना, कब करी, 1879, है ना, याद हो जाएगा क्या। देखो 789 आ रहा है पूरा, उसमें 879 है वैसे तो, पर ध्यान रखना 879। ठीक है, 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद आ गया था। ठीक है, वॉटसन का नाम आता है व्यवहारवाद से, व से वॉटसन, व से व्यवहारवाद। ठीक है, सीखना और विकास बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है ना, और बाल विकास के अनुकूलन की प्रक्रिया के रूप में देखा गया। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो सिगमंड फ्रायड का नाम आता है मनोविश्लेषण में। ठीक है, बाल्यावस्था में अनुभव और व्यक्तित्व का गहरा संबंध होता है। और सिगमंड फ्रायड की बात करें तो सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास के संबंध में पर्सोना का नाम बोला था। ठीक है, पर्सोना का संबंध होता है, पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, जो कि पर्सनालिटी से रिलेट करता है। मनोविश्लेषण के अनुसार व्यक्तित्व के 3 घटक होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, इस टाइप का होता है इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, तो हमारे में ये होता है इड, ये होता है ईगो, और ये होता है हमारा सुपर ईगो। ठीक है, उल्टा बना दिया क्या मैंने, नहीं, सीधा ही बनाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 6 संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत 1920। इसको मत याद करो। जीन पियाजे ने बच्चों को सीखने को 4 चरण में बांटा है, बता दिया था मैंने आपको। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वाइगोट्स्की ने दिया था। ठीक है, आधुनिक बाल विकास का अध्ययन जो है फिलहाल वो जैविक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, पर्यावरणीय कारकों के समावेश से होता है। छोड़ दो इसको, तो हटाओ। ठीक है, परीक्षा उपयोगी तथ्य है, वॉट्सकर ने व्यवहार का दिया है, वाइगोट्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक ऊपर पढ़ लिया है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना 1879 में विलियम वुंट ने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को बनाया था। ठीक है, सो हियर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड अगर और भी कोई सा टॉपिक पे लग रहा है कि भैया आपको वीडियो चाहिए नोट्स के फॉर्मेट में, मैं घंटे भर की वीडियो में नहीं बनाऊंगी आप लोगों के लिए, बिकॉज भैया टाइम कम है ना। आई डोंट वांट कि आपका टाइम वेस्ट हो बिल्कुल भी। ठीक है, तो नोट्स के फॉर्मेट में अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।